हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों ने यूनिट 2 बिलियन स्टार्ट की है। आज का लेक्चर 2 सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रतिशत के रूप में सांद्रता पढ़ा था। आज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोलरिटी। इज दैट क्लियर। तो मोलरता क्या है, ये भी सांद्रता प्रदर्शित करने की बहुत ही इम्पॉर्टेंट विधि है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। बहुत ही आसान है छात्रों, ध्यान भी रखिएगा, मेरे साथ याद भी कीजिएगा। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल प्रति लीटर हो जाएगी, यानी मोल प्रति लीटर। फार्मूला देखिए क्या बन जाएगा, मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी विलेय के मोलों की संख्या, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, बिलियन का आयतन लीटर में। तो फार्मूला देखिए क्या बन जाएगा, मोलरता इक्वल टू एन अपॉन वी। अगर वी यानी आयतन मिलीलीटर में है तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी इंटू 1000। इज दैट क्लियर। दूसरा हम लोगों को पता है कि स्मॉल एन यानी मोलों की संख्या स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार या विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार। ग्राम में भार को स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और अणुभार को हमने एम डैश से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि एम बराबर मैंने क्या लिया, मोलरता लिया इसलिए। तो यहाँ से वैल्यू देखिए पुट कीजिएगा, यानी एन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं या इसमें पुट कर दीजिएगा। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए डब्ल्यू अपॉन एम डैश इंटू वी ऊपर इंटू 1000। स्मॉल डब्ल्यू बराबर इसमें देखिए क्या हो गया, विलेय का ग्राम में भार, एम डैश विलेय का अणुभार, वी विलयन का आयतन। इज दैट क्लियर। पूरी वीडियो लास्ट तक आप लोग देखिएगा सभी। नेक्स्ट आगे इसमें बढ़ते हैं हम लोग। मोलरता का जो मात्रक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मोल प्रति लीटर, मोल पर लीटर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से यूनिट भी निकल करके आ जाएगी, मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोलों की संख्या और बटे आयतन। तो डेफिनेशन कितनी आसान हो जाती है अगर आपको मात्रक याद है, यानी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। आई होप आपको याद हो गया होगा साथ में। अब कुछ में टर्म है कि मोलर बिलियन का देखिए क्या अर्थ होता है, यानी ऐसा बिलियन जिसकी मोलरता क्या हो, 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे, मोलर बिलियन कहेंगे। इसी तरह से दूसरा इसमें टर्म है सेमी मोलर। सेमी मोलर का अर्थ क्या होता है, यानी ऐसा विलयन जिसके लिए मोलरता बराबर क्या हो, m अपॉन 2 या 1/2, तो उसे क्या कहेंगे, सेमी मोलर कहेंगे। इसी तरह से आता है टर्म दूसरा डेसी मोलर। ये सब टर्म आते हैं, पूछे जाते हैं कि सेमी मोलर विलयन की मोलरता कितनी होगी, तो 1/2 होगी। डेसी मोलर का मतलब क्या हुआ, m अपॉन 10 होगी मोलरता, या m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10। सेम सेंटीमोलर विलयन का देखिए क्या अर्थ हो जाएगा, यानी इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी, m अपॉन 100, यानी मोलरता बराबर हो जाएगी 1/100। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट से। मोलर विलयन का अर्थ क्या हुआ, यानी वह विलयन जिसकी मोलरता 1 है, और मोलरता 1 का क्या अर्थ हुआ, यानी 1 लीटर बिलियन में विलेय का 1 मोल उपस्थित है। इसी तरह से सेमी मोलर को समझेंगे, 1/2 हो जाएगी मोलरता, डेसी की 1/10 और सेंटीमोलर की 1/100 हो जाएगी। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है इसमें मोलरता समीकरण। मोलरता समीकरण मतलब क्या हुआ, ये क्या समीकरण बन जाती है, मान लिया आपको 2 बिलियन दे रखे हैं, 1 और 2, और एक की बिलियन की आपको मोलरता m1 आयतन b1 दे रखा है, दूसरे की आपसे मोलरता पूछी गई है और आयतन दे रखा है b2। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस मोलरता समीकरण की सहायता से हम लोग
निकाल सकते हैं कोई भी एक टर्म, तो मोलरता समीकरण क्या बन जाती है, M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2। अगर कोई बहुत सारे एक मिश्रण दिया हुआ है और उसमें इसी तरह से अगर 2 या 2 से अधिक विलयन हैं और उनको मिलाने के बाद आपको विलयन की मोलरता निकालनी है, तो देखिए क्या, देखो फॉर्मूला देखो बन जाता है M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2। यहाँ से M3 निकाल लेंगे हम लोग, यानी 2 विलयन हैं A और B, 1 और 2 हैं, इनको मिलाया तो पूछता है कि विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी। तो इस फार्मूला की सहायता से आप लोग इसको निकाल सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोलैलिटी, जिसे कहते हैं मोललता। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टर्म है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, मोललता। मोललता, मोलैलिटी, बहुत थोड़ा सा देखिए अंतर है मोलरता मोललता में। इसमें देखिए डेफिनेशन पहले देखिएगा क्या हो जाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं, मोलों का दूसरा क्या नाम है, ग्राम अणु भी कहते हैं हम लोग मोलों को, ग्राम अणुओं की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। और फिर देखिएगा, मेरे साथ याद भी कीजिएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से मोललता बराबर क्या हो जाएगा, सेम, यानी मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या और नीचे क्या आ जाएगा, विलायक की मात्रा किलोग्राम में। इन केस अगर ये ग्राम में होती है तो ऊपर क्या करेंगे, इसको हम 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म में देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर मोलों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, विलायक की मात्रा को अगर हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, m बराबर n अपॉन W। यहाँ से देखिए मात्रक भी देखिए निकल करके क्या आ जाएगा, ये हो गया मोल, ऊपर हो गया मोल और नीचे क्या है, W, किलोग्राम में मात्रा है तो मोल प्रति किलोग्राम। तो मात्रक क्या हो गया मोललता का छात्रों, मोल प्रति किलोग्राम। इज दैट क्लियर? अगर ये किलोग्राम में है, अगर ये ग्राम में है तो क्या बन जाएगा, m बराबर n इंटू 1000 अपॉन W। ये किस में, अब ग्राम में। दूसरा हम लोगों ने अभी पढ़ा था पीछे, n बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार m डैश। तो यहाँ से इसको वैल्यू पुट कर दीजिएगा, n की वैल्यू इस फार्मूला में पुट कर दीजिएगा, तो m बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, W अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। ये किस में है, किलोग्राम में है। ध्यान रखिएगा स्मॉल w क्या हो गया, यहाँ पे विलेय की मात्रा हो गई और कैपिटल W क्या हो गई, विलायक की मात्रा अधिक होती है छात्रों, इसीलिए क्या किया मैंने, विलायक को बड़े वाले W से कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया और m डैश क्या हो गया, विलेय का अणुभार। तो शायद आपको इतना याद हो गया होगा, मोललता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं। अब देखिएगा जिस तरह से अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 मोलर विलयन का क्या अर्थ होता है, इसी तरह से 1 मोलल विलयन का भी अर्थ होता है। 1 मोलल विलयन का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी वह विलयन जिसकी मोललता कितनी होगी, 1 होगी, उसे क्या कहेंगे, मोलल विलयन कहेंगे। ऐसा विलयन जिसकी मोललता 1/2 है तो उसे क्या बोलेंगे, सेमी मोलल बोलेंगे। इसी तरह से सेंटी
डेसीमोलर विलियन भी होते हैं। इज दैट क्लियर? अब अंतर देखिए क्या है। अंतर देखते हैं कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। मोलरता जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है, और जबकि मोललता जो होती है ये टॉप इंडिपेंडेंस होती है, यानी ताप पर निर्भर नहीं करती है। शायद आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है कि मोललता जो होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, जबकि मोलरता जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है। देखिए, मोलरता ताप पर निर्भर इसलिए करती है क्योंकि मोलरता जो होती है वो आयतन पर डिपेंड करती है। क्योंकि मोलरता की परिभाषा क्या? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी उसमें जो टर्म आया है वो किसका आया है? बिलियन का आया है, सॉरी आयतन का टर्म आया है, और आयतन जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। इसमें देखिए क्या है, मोललता की डेफिनेशन में क्या आया था? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मतलब मोललता जो है किस पर निर्भर कर रही है? विलायक की मात्रा पर निर्भर कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? शायद आपको पता होगा कि किसी पदार्थ की जो मात्रा होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है, और जो आयतन होता है वो ताप पर निर्भर करता है। इसीलिए मोलरता जो है वो ताप पर निर्भर करती है और मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। इज़ दैट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने का। हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? नॉर्मलता। नॉर्मलता भी सांद्रता प्रदर्शित करने की नेक्स्ट मेथड है। बहुत ही आसान है, अंग्रेजी में इसको नॉर्मेलिटी कहते हैं। एन फॉर नॉर्मेलिटी है, इसीलिए इससे क्या करेंगे? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसमें क्या ध्यान में आपको रखना है? इसमें छात्रों हम क्या लेंगे? इसमें लेंगे हम ग्राम तुल्यांक। मोलरता और मोललता में क्या लेते थे? विलेय के मोलों की संख्या लेते थे, और नॉर्मलता में क्या लेंगे? ग्राम तुल्यांक लेंगे। और इसीलिए इसका जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। इज दैट क्लियर? अगर ये मिलीलीटर में है या सेंटीमीटर क्यूब में है तो क्या होगा? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या हुआ। ग्राम तुल्यांक का फार्मूला देखिए क्या हो जाता है। ग्राम तुल्यांक बराबर क्या हुआ? यानी ग्राम तुल्यांक यानी ग्राम में भार जो भी विलेय पदार्थ है, और नीचे क्या आ जाएगा? इसका तुल्यांक है तो क्या आ जाएगा? तुल्यांकी भार। नीचे आ जाएगा तुल्यांकी भार। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्मॉल w से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E से करते हैं। और कैपिटल E बराबर यानी तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ तुल्यांकी भार। कैपिटल E बराबर क्या होता है? अणुभार, जो भी विलेय पदार्थ होगा उसका अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। जैसे अम्लता क्षारकता का मतलब क्या हुआ? जैसे आपसे कहें कि NaOH का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, NaOH जैसे मैंने ले लिया। अब NaOH का क्या करेंगे? अणुभार तो ऊपर लिखेंगे। अभी कितने OH आयन दे रहा है? NaOH क्या है? NaOH क्या है? एक क्षार है। और क्षार का क्या होगा? क्षार की जो होती है वो अम्लता होती है, यानी कितने OH आयन देगा वो क्या हो जाएगी? इसकी अम्लता हो जाएगी। तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? NaOH का, यानी NaOH का अणुभार, और क्षारकता कितने OH आयन देता है वियोजित होकर के? 1 देता है। तो इसकी अम्लता कितनी हो गई? 1 हो गई। इसी तरह से बहुत सारे हैं। H2SO4 2 H आयन देता है इसलिए उसकी 2 हो जाती है। HNO3 1 H+ आयन देता है इसलिए उसकी क्षारकता 1 हो गई, तो अणुभार बटे 1 कर देंगे। इस तरह से इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए अभी तो हम फार्मूला फिलहाल पढ़ने वाले हैं। तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा? अणुभार बटे अम्लता या क्षारकता। अगर कोई अपचायक या आक्सीकारक पदार्थ है तो वो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है तो वो उससे वहाँ से क्या करते हैं? इसका तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में देखिए फार्मूला इसका दो क्या हो जाएगा? ये नॉर्मलता इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह हम क्या लिख दें, W अपॉन E आ जाएगा। नीचे क्या है, बिलियन का आयतन V, ये किस में है, लीटर में है। अगर ये मिलीलीटर में है तो क्या ऊपर हो जाएगा 1000 अपॉन E इंटू V। अब ये किस में हो गया, B आयतन मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। तो इस तरह से फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा n इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। V किस में यहाँ पर, मिलीलीटर में है। तो यहाँ से एक और फार्मूला बन जाता है, कभी कभी डायरेक्ट W की मात्रा पूछ लेता है इस फार्मूला की सहायता से, तो अब W बराबर भी देखिए निकाल सकते हैं, विलेय की मात्रा यहाँ से निकल जाएगी। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, NeV, बहुत यूजफुल फार्मूला ये भी, अपॉन 1000। तो वेयर n इक्वल टू क्या है, नॉर्मलता है, स्मॉल w विलेय की ग्राम में मात्रा है, E तुल्यांकी भार है और V बिलियन का आयतन है। नेक्स्ट यहाँ पर नॉर्मलता का जो मात्रक क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मात्रक हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग नॉर्मल बिलियन, सेमी नॉर्मल या सेमी मोलर या मोलर बिलियन को समझते थे, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हो जाता है। नॉर्मल बिलियन का क्या अर्थ है, नॉर्मल बिलियन का अर्थ हुआ यानी वह बिलियन जिसकी नॉर्मलता कितनी है, 1 है। ये मैंने मात्रक लिख दिया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यानी वह बिलियन जिसकी नॉर्मलता 1 है तो उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल बिलियन। इसी तरह से सेमी नॉर्मल की कितनी हो जाएगी, n/2 हो जाएगी। देसी नॉर्मल n/10 हो जाएगी या 1/10 हो जाएगी। सेंटी नॉर्मल की 1/100 हो जाएगी। बाई नॉर्मल की 2 हो जाएगी नॉर्मलता। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो सेमी नॉर्मल की कितनी हो जाएगी, नॉर्मलता n बराबर 1/2। देसी नॉर्मल की हो जाएगी 1/10 और सेंटी नॉर्मल की कितनी हो जाएगी 1/100 और बाई नॉर्मल की कितनी हो जाएगी, बाई का मतलब कितना होता है 2, यानी इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी या 2n हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है कि जो नॉर्मलता है ताप पर निर्भर करती है या नहीं करती है, बताइए। आपके लिए क्वेश्चन है कि नॉर्मलता ताप पर निर्भर करेगी या नहीं करेगी। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है या नहीं करती है। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स ज़रूर बताएंगे मुझे। ध्यान रखिएगा, नॉर्मलता जो है आयतन पर निर्भर कर रही है तो ताप पर निर्भर करेगी या नहीं, आपको बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें नॉर्मलता तथा मोलरता में क्या संबंध है। नॉर्मलता और मोलरता में देखिए क्या संबंध हो जाएगा, रिलेशन देखिए क्या हो जाएगा। अगर मैं क्या करूं, नॉर्मलता समीकरण और मोलरता समीकरण दोनों लिखूं, इक्वल करूं दोनों को, तो उसमें ग्राम में जो मात्रा है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, नॉर्मलता बटे मोलरता या नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है, अम्लता या क्षारकता है, या n/m इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सीधा सीधा इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि कोई बिलियन आपको दिया होगा कि 0.3 MH3PO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, तो सीधे आपको फार्मूला लगाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट है सांद्रता प्रदर्शित करने की ये भी विधि है एक, वो क्या है, मोल प्रभाज। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, या इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे करेंगे। एक ग्रीक वर्ड है काई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, इन किसी बिलियन में, जिस बिलियन में उपस्थित जो भी विलेय है या विलायक है जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है, तो क्या करते हैं, उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड किससे करेंगे, विलेय और बिलियन, विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को जोड़ करके उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, मोल प्रभाज बन जाता है। ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित
कुल मोलों की संख्या यानी विलेय प्लस विलायक की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगी, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। यानी जो भी घटक विशेष होगा, जिस घटक का विलयन में आपको मोल प्रभाज निकालना है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक विशेष का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे बता चुका हूँ मैं, काई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर हमको विलयन में विलेय का अगर मोल प्रभाज 2 निकालना है या विलायक का मोल प्रभाज 2 निकालना है, तो जिसका मोल प्रभाज 2 हमको निकालना है उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और दोनों की संख्या को जोड़ देंगे नीचे। तो इस तरह से जो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या बन जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज बन जाएगा। जैसे हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय तथा विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अगर मैं इसको शॉर्ट में क्या करूं, मैं विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से अगर रिप्रेजेंट करूं और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करूं, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसी तरह से विलायक का मोल प्रभाज देखिए क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या अपॉन क्या आ जाएगा, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। या हम शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या करें, विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। एक फार्मूला और याद देखो रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो काई का जो वैल्यू है, काई बराबर क्या हुआ, काई विलेय प्लस काई विलायक, और इसकी जो वैल्यू जो आती है यानी काई विलेय, ध्यान रखिएगा, यानी विलेय और विलायक का जो मोल प्रभाज होगा या जो भी जितने भी घटक होंगे, 2 या 3 घटक होंगे, इन सभी घटकों का जो योग होगा वो किसके बराबर आता है, हमेशा 1 के बराबर आता है। यानी इसमें जो मोल प्रभाज होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर ही आएगा, 1 से अधिक नहीं होगा। अगर हमने एक का मोल प्रभाज निकाल लिया तो दूसरे का भी हम निकाल सकते हैं। दूसरे घटक का निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे सपोज करो हमने विलेय का निकाल लिया, हमको विलायक का निकालना है, तो या तो आप ये वाला फार्मूला लगाइएगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाज, है ना। या इस तरह से विलायक का आपने निकाल लिया तो आप विलेय का निकाल सकते हैं। विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, काई माइनस 1 माइनस विलेय का मोल प्रभाज। अगर आपने इसी तरह से इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी, यानी योग किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब किसी भी विलयन में 2 घटक कुछ भी हो सकते हैं या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो इस तरह से आप प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं और इनका योग हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट में एक टॉपिक छूट गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सांद्रता प्रदर्शित करने का, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर या इसको कहते हैं शक्ति में सांद्रता। जैसे नाम से ही क्लियर है कि ग्राम प्रति लीटर, क्या डेफिनेशन हो जाएगी, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा किसमें होगी, ग्राम में मात्रा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को क्या कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर में बहुत ही आसान सा फार्मूला हो जाएगा, या शक्ति भी इसको कह सकते हैं हम, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। तो देखिए यहाँ से स्ट्रेंथ या शक्ति बराबर देखिए क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम में भार नीचे क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। तो ये भी एक फार्मूला देखिए बन जाता है,
इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और शक्ति, अब विलेय का ग्राम में भार बड़े बिलियन का आयतन। हम अगर इसको नार्मलता के साथ कंपेयरिंग करें तो एक हमारा फार्मूला और निकल कर आ जाता है, शक्ति और नार्मलता में क्या संबंध होता है, एस बराबर एन ई, एक रिलेशन आ जाता है निकल करके। अगर आप नार्मलता को देखिएगा, नार्मलता में क्या होता है, यहाँ पे नार्मलता बराबर होता है विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार गुणा, यहाँ ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में, ठीक है ना। तो आयतन से आयतन दी कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, विलेय का ग्राम में भार ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ यानी शक्ति और नार्मलता में क्या संबंध आ जाएगा, एस बराबर एन ई, ये रिलेशन आ जाएगा निकल करके, एस इक्वल टू एन ई। एक इसमें एक टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक है, वो बता देता हूँ मैं। पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। जिस तरह से हम लोगों ने प्रतिशत सांद्रता पढ़ी थी, इसी तरह से क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता होती है। और 1 मिलियन में कितना होता है, 10⁶ होता है। जैसे 1% में कितना होता है, 100 होता है, ऐसे 1 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 10⁶। इसका मतलब क्या हुआ, विलेय की मात्रा। तो इस तरह से पीपीएम में हम सांद्रता निकाल लेते हैं, और नीचे बिलियन की मात्रा इंटू क्या हो गया, 10⁶। इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। यानी अगर पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता अगर निकालने को आ जाती है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणा 10⁶। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए पढ़े हैं। क्या क्या देखो पढ़ा है, एक बार बता दूं, आप परिभाषा याद भी कर लीजिएगा। मोलरता, मोललता, नार्मलता और मोल प्रभाज, ये चारों के चारों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हर बच्चे को इनकी डेफिनेशन और फार्मूला याद ही होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए इनके फार्मूला और डेफिनेशन। चलिए मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज करता हूँ। मोलरता का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोललता में ध्यान रखिएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। नार्मलता का मतलब क्या हुआ, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या नार्मलता कहलाती है। मोल प्रभाज का मतलब क्या हुआ, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसको इस कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको काई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चारों डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको याद हो गई हैं, और कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।